गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि जिनवू अपनी शैडो आर्मी की हेल्प से आईएसएल की पूरी टीम और साथ ही इनके लीडर को भी हरा देता है, पर जिनवू इनके लीडर की आत्मा बाहर निकालने में नाकाम हो जाता है और अब जिनवू एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए डीमन से फाइट कर रहा होता है। इसका सामना वक्त और मैजिक बीस्ट दोनों के साथ है। जिनवू कई सारे मॉन्स्टर को मारते हुए अपनी शैडो आर्मी में तब्दील करते जा रहा होता है, साथ ही वो अपनी खुराक पर भी ध्यान दे रहा होता है और अब जिनवू के सामने पूरी की पूरी डीमन आर्मी खड़ी होती है, जिनका लीडर भाई बहुत ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि इसके माथे पर रेड लाइन थी और रेड लाइन का मतलब तुम समझते हो। और अब जिनवू की शैडो आर्मी 10,000 तक पहुंच जाती है, पर अब इसके सामने डीमन की एक और बहुत बड़ी आर्मी है, पर ये घबराने की बजाय आगे बढ़ता है और अपनी सेना को भी अपने पीछे खड़ा कर देता है। जिनवू अब 15th फ्लोर पर पहुंच गया होता है। सीन शिफ्ट होता है मैनेजर आहन पर, जो जिनवू का पता करने के लिए उसके घर आता है। तो क्या जिनवू अपने घर पर नहीं है? हाँ, हमने उनकी बहन से पूछा पर उन्होंने बताया कि जिनवू कहीं घूमने गए हुए हैं। आखिरी बार उन्हें शहर के बीचों बीच देखा गया था, पता नहीं अब वो कहाँ पर होंगे। दूसरी तरफ जिनवू कहता है बड़े वाले को छोड़ के सबका काम तमाम कर दो। यहीं पर जिनवू की शैडो आर्मी डीमंस पर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करती है और अब डीमंस और शैडो आर्मी में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। यहीं पर इन डीमंस का किंग जिनवू की शैडो आर्मी पर अटैक करता है, जिससे सारे सैनिक कुचले जाते हैं, पर जिनवू तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा। यहीं पर जिनवू इस मोस्टर को एक जोरदार पंच करता है, जिससे ये दूर जाकर गिरता है, पर जिनवू हैरान होता है मैंने तो इसे बस हल्का सा पंच मारा। तभी ये डीमन किंग दोबारा से खड़ा होकर जोर से दहाड़ता है और अब ये डीमन किंग फुल स्पीड से जिनवू की तरफ बढ़ता है। एरन अपनी शील्ड जिनवू की तरफ फेंकता है, जिसे जिनवू पकड़ लेता है। मॉन्स्टर लगातार जिनवू पर अटैक कर रहा होता है। इसके सेज के हिसाब से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, पर मुझे एक मौका तो जरूर ही मिलेगा। और मिल भी गया। तभी जिनवू इस शील्ड को मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है और अब जिनवू अटैक करने के लिए मॉन्स्टर के पास जैसे ही जाता है तो मॉन्स्टर इसको देख लेता है और अब मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है, जिसे जिनवू किसी न किसी तरीके से डोज कर लेता है। ये जो भी है पर ये मेरे दिमाग को अच्छे तरीके से पढ़ पा रहा है। मुझे लगता है कि इसके जिस्म का सबसे कमजोर हिस्सा इसकी आंखें ही हैं और अब मुझे उन्हीं पर ही अटैक करना होगा। और अब जिनवू मॉन्स्टर के अटैक को डोज करते हुए भागने लग जाता है। मॉन्स्टर इसके पीछे पड़ा होता है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसके इतने बड़े साइज को मुझे किसी न किसी जगह पर तो फंसाना ही होगा। हाँ, मिल गया आइडिया। और अब जिनवू अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाकर एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। लगता है तुमने मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया। जिनवू अपना वेपन निकाल लेता है। मॉन्स्टर जैसे ही खड़ा होता है तो जिनवू ऊपर से आकर इसके कंधे के 2 हिस्से कर देता है। मॉन्स्टर को मारते ही जिनवू को कुछ रिवॉर्ड रिसीव होते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है हयोगो पर, जिसे मिस्टर डंगसू मिलने के लिए आया होता है। पहली बार एक ऐसा मैजिक बीस्ट देख रहा हूँ जब बात कर सकता है। पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। यकीन नहीं होता तो मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। बकवास बंद कर, मुझे तुम बस मेरे सवालों का जवाब दो। पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिख दिया है। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? बकवास बंद करो। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इन गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हो? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ये तहखाने, गेट्स और मॉन्स्टर ये तो बस एक शुरुआत है। असली तबाही तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस दुनिया में कयामत लाने वाली वो महाशक्ति जाग चुकी है और इस कयामत को ना होने देना ही मेरा काम है। अच्छा चलो बस करो यार, अब मैं ये बकवास और नहीं सुन सकता। तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया में कितने ज्यादा ताकतवर हंटर्स हैं। वो सारे हंटर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कम से कम इस खतरे के सामने तो कुछ भी नहीं। तुम भी काफी ताकतवर हो, पर क्या? पहली बार एक ऐसा मैजिक बीस्ट देख रहा हूँ जिसका अपना नाम और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या तुझे तुम्हारे बेटे का नाम भी याद है? जिनवू। तो सुन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। अरे यार, ये जिनवू के फादर हैं और अगर अब तुमको उससे मिलना है तो तुझे मरना होगा। ये बात सुनकर जिनवू के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर, जो एक अंधकार की दुनिया में होता है। इसकी शैडो आर्मी कई सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। खेल यहीं पर समाप्त होता है। क्या हुआ? मेरी सेना की ताकत को देखकर डर गए? पहली बार किसी मरे हुए इंसान को डरते हुए देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। यहीं पर जिनवू इस शकल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे जिनवू का लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से जिनवू के फादर पर, जिन्होंने मिस्टर डंगसू की बैंड बजा दी होती है। बिल्डिंग में आग लग गई होती है, जिसे सब लोग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुना था कि एसआरएफ हंटर के बीच में होने वाली जंग एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। हम लोग खुशकिस्मत रहे, वरना तबाही और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। ये सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। कमाल की बात
बात तो ये है कि ये सब होने से पहले ही मिस्टर रंगसू हार गए थे। सीन शिफ्ट होता है जिन्हों पर, जो ये सब सोच रहा होता है कि यार अब खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है, शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। अभी मैं 75वें फ्लोर पर हूँ, बाकी बच्चे 25 फ्लोर को पार करने में काफी वक्त जाया होगा, पर आज मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। 50वें फ्लोर पर मुझे एक बीस्ट से कान की ये बालियां मिली, और अभी अभी जो मुझे कंकाल से ये हार मिला है, ये अपने आप में ही काफी ज्यादा रेयर है। और अब जिन्हों को यहाँ पर कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें शामिल होते हैं एक ये बॉल जिससे इसके शैडो की फायर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, एक चाबी जिसका पता नहीं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है, और एक खाली जगह जिसका पता चलता है कि एक और मैजिक बीस्ट से पाला पड़ने वाला है। और हाँ, 50वें फ्लोर पर जब मैंने उस डीमन को हराया तो मुझे वेल्ट्री का एक टुकड़ा मिला। वही अब आत्माओं के मार्गदर्शक नीडस को हराकर उससे मुझे ये स्प्रिंग वाटर मिला। ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाया जा सकता है। बस एक कदम और फिर मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं आऊंगा तो इन 25 फ्लोर को भी पूरा कर दूंगा। और अब जिन्हों इस डंजन से बाहर निकल जाता है। हाँ, एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए दो चीजें तो मिल चुकी हैं, पर एक चीज जो कि है डीमन मोनार्क का प्योरीफाई ब्लड, और इसे हासिल करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा, और इसके लिए मुझे हाई रैंक की डंजन में जाना होगा। पर अभी भी मेरी ई रैंक है, मुझे अपनी रैंक रीअसेसमेंट करानी होगी। आखिर ये सच कब तक छुपाऊंगा। और अब जिन्हों अपनी रैंक रीअसेसमेंट करवाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एक बंदा इन पर नजर रख रहा होता है। सर, जिन्हों मेरे सामने ही है, वो अपनी रैंक आज खुद असेसमेंट करवाने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हो तुम वहीं पर रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। जिन्हों वेटिंग एरिया में इंतजार कर रहा होता है। कुछ हंटर्स डर भी रहे होते हैं, अरे यार कहीं मेरी रैंक ई ना हो। अरे यार घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। और अब जिन्हों की बारी आती है, जिससे वो अंदर चला जाता है। सर आपका नाम क्या है? जिन्हों संग। आप अपनी रैंक रीअसेसमेंट कराने आए हैं, तो इसका प्रोसेस तो आपको पहले से ही पता होगा। आपको बस इस ब्लैक बॉल पर हाथ रखना है। और अब जिन्हों ब्लैक बॉल पर हाथ रखता है, जिससे सिस्टम में एरर आने लगता है। लड़की समझ नहीं पाती कि एरर क्यों आ रहा है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो इससे पूछता है क्या हुआ। तो नहीं सर, सिस्टम एरर दिखा रहा है, कहीं मशीन खराब तो नहीं हो गई? हाँ, ये मशीन खराब नहीं हुई, इनकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप ही नहीं पा रही। तो क्या ये एस रैंक के हंटर हैं? हाँ, ऐसी रैंक वाले इस मुल्क में सिर्फ 10 लोग हैं, और ये उनमें से एक ही है। तो बताओ, उन उड़ती हुई चींटियों के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उन पर रिसर्च की जा रही है, जिसमें काफी टाइम लगेगा। हाँ, मैं समझता हूँ। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। लगता है वहाँ पर कुछ तो हो रहा है। लगता है कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर पगला गया है। और अब ये दोनों वहीं पर चले जाते हैं। सब लोग जिन्हों की रैंक देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये कैसा आदमी है जिसे रीअसेसमेंट भी नहीं किया जा सकता? पता नहीं इसकी मैजिकल पावर कितनी ज्यादा होगी। तभी सब लोगों का ध्यान इन दोनों पर जाता है। अरे ये तो हंटर गिल्ड के हेड जोई जुंगजिन है। ओह, तो ये है हंटर गिल्ड का हेड जोई जुंगजिन, जो एक एस रैंक का फायर मैजिक हंटर है। हे, कैसे हो दोस्त? मैं हूँ हंटर गिल्ड का हेड जोई जुंगजिन। पर जिन्हों इसको इग्नोर करता है। माफ करना, अभी मुझे एक जरूरी काम है। ये सुनकर जोई जुंगजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो जिन, मुझे जरा ये बताओ कि मैंने अपने नाम के साथ हंटर गिल्ड का हेड कहा था ना? हाँ सर, आपने कहा था। क्या मुझ में गरूर आ गया क्या? और ये अचानक गायब कहाँ हो गया? तभी इनका ध्यान व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेड पर जाता है, जो भागते हुए आ रहा होता है। ओह, तो ये भी इस लड़के के पीछे है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का ऑफिस पास में ही है, पर जनाब इतनी तेजी से है कि सांस फूल गई। योन होबे का ध्यान जोगिन पर जाता है, पर ये मिस्टर योन होबे को कुछ कहे बिना ही यहाँ से चला जाता है। हाँ, इस आफत को इसका कैसे पता चल गया? सीन शिफ्ट होता है जिन्हों पर, जो ये सोच रहा होता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी मेरा नाम पुकारेंगे। हाँ, बस कुछ वक्त और सब्र मोम। और अब जिन्हों कमरे से बाहर निकलता है तो उसका सामना वू जिन से होता है। क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? नहीं, एक मुजरिम की तरह तो नहीं। दरअसल हमारी सर्वेलेंस टीम हंटर से जुड़े सभी मामलों को हल करती है, और गलती करने पर उनको सजा भी देती है। पर एस रैंक वाले हंटर को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए आया हूँ। तभी जिन्हों एक ओल्ड मैन को देखता है, जिसकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है। मैं हूँ हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सबसे पहले मैं तुम्हें एस रैंक की मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि ऑफिशियली इस पर अभी मुहर नहीं लगी। मेरा नाम है कोकानी। तुम्हें पता है कि जब तुमने अपना पाँव उस मशीन से हटाया तो उसी वक्त ही तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। तो फिर ये रीअसेसमेंट क्यों? हो सकता है कि तुम्हें ये रीअसेसमेंट फालतू लगे, पर इससे हमें वक्त मिल जाता है तुम जैसे काबिल लोगों को संभालने और समझाने का। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी हमारे पास काबिल हंटर्स की काफी कमी है। शोहरत और पैसों के मुकाबले में हम उनके सामने कुछ भी नहीं। मैनेजर वू हमारे टॉप लेवल के हंटर्स में से एक हैं, पर इनकी रैंक
रैंक भी ए ही है। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि तुम मेरी हंटर एसोसिएशन में शामिल हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एसोसिएशन में तुम्हें आला मकाम दिलाऊंगा। तुम्हें बताता चलूं कि आज के दौर में लोगों को सरकार की नहीं बल्कि मैजिक बीस्ट से बचने के लिए इन हंटर्स की जरूरत है। इस मुल्क में 5 गिल्ड्स हैं और हर गिल्ड एक दूसरे को अपनी तरफ करना चाहती है और वो तुम्हें भी अपनी ही तरफ करना चाहते हैं। इसलिए हंटर एसोसिएशन जरूरी है ताकि हालात खराब ना हो पाए। तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये ऑफर तो वाकई में बहुत बढ़िया है। एसोसिएशन में एक जॉब जिससे मेरे करियर को एक ऊंचा दर्जा मिलेगा। बिल्कुल मेरी तरह यार, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। इसके साथ साथ मीडिया और सरकार भी इन्हें काफी अच्छे से जानती है। और तो ये इस मुल्क के पहले एस रैंक हंटर हैं। ये कब के रिटायर हो चुके हैं, पर इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये 80 साल से ऊपर हैं। हाँ तो बताओ ना जिन्वो संग। हाँ, आपका ऑफर बहुत अच्छा है, पर माफ करना, मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा। इनको लगता है कि ये जिन्वो भी पैसों के पीछे जाना चाहता है, पर जिन्वो कहता है देखें मैं अभी लड़ना चाहता हूँ। क्या तुम उन मैजिक बीस्ट से जंग करना चाहते हो? जी हाँ, मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स के अंदर ही है। यकीन नहीं होता, पर इसकी आंखों में सच्चाई साफ देख सकता हूँ मैं। इन्हें अपने दिल को एक अलग सी खुशी फील होती है। न जाने कितने सालों बाद मुझे ये खुशी दोबारा फील हो रही है। अगर मैं 20 नहीं 10 साल भी जवान होता तो मैं इसकी लड़ाई में इसका साथ देता। तो सर ठीक है, फिर अभी मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा जवाब भले जो भी हो, पर मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर रंगसू पर, जो हॉस्पिटल में होता है, जिसे WT चीफ मिलने के लिए आते हैं। मेरा बस एक सवाल है कि मिस्टर ह्यूगो इंसान है या मैजिक बीस्ट? आखिर तुम्हें वो किस एंगल से इंसान दिखता है? मेरे लिए वो मैजिक बीस्ट है और रहेगा। तो बस सही है ना? फिर जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे ऑफिस में आ जाना। वही मिस्टर रंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसे मिस्टर ह्यूगो की कही हुई एक बात याद आती है, मेरे परिवार से दूर रहना वरना तुम्हें तुम्हारी मौत भी नहीं बचा पाएगी। इतनी शर्मनाक हार। कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मौत भी नहीं बचा पाएगी। मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, बस मुझे मेरा गियर मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है जिन्वो पर, जो उन्हीं गियर्स को देख रहा होता है। तो गाइस, हंटर्स की दुनिया में ये आर्टिफैक्ट गियर ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े से बड़ा कारीगर भी नहीं बना पाता, इसलिए इन्हें ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है। पर जिन्वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि ये गियर इतने ज्यादा महंगे होते हैं। मुझे डीमन के किले में जाने से पहले एक बेहतरीन गियर ढूंढना ही होगा। जिन्वो रिसर्च करने में लगा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि ए रैंक गेट में जाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, जहाँ पर इसे लड़ाई नहीं बल्कि मजदूरी करनी है। दूसरी तरफ मैनेजर वो कोकानी को जिन्वो की रिपोर्ट देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो ये एक बच्चा लग रहा है। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं बोला? नहीं सर, हमने इसकी रैंक चेक की थी और ये उन लोगों के रिकॉर्ड में भी है जहाँ पर रेड के दौरान इन्हें अक्सर चोट लग जाती है। और हाल ही में हंटर संघ हंटर गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी इसने पैसों को ही अहमियत दी। पर सर वो एक मैनिंग टीम में शामिल हुए हैं। क्या कहा? मैनिंग टीम? इस लड़के को समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। सीन शिफ्ट होता है जिन्वो पर। जिन्वो एक बंदे को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। मैं पहले ई रैंक में काम करता था जहाँ पर मैं फाइट करता था। सुनो लड़के, मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सही से काम करना। हाई लेवल रेड की डंजन में जाने के लिए खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे ऊपर इन डीमन से लड़ने वाली स्ट्राइक टीम होती है, फिर आती है इन क्रिस्टल को तोड़ने वाली टीम और आखिर में आती है लेबर जो इन क्रिस्टल को बाहर निकालेगी। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी ये मुनाफे का काम है। सीन दिखाया जाता है डंजन के अंदर जहाँ पर फाइट शुरू हो चुकी होती है हंटर्स और मैजिक बीस्ट के दरमियान। यहाँ पर वही हंटर गिल्ड का हेड जोई जुंगजिन होता है। लगता है कि तुम्हें रोशनी से काफी नफरत है। यहीं पर जोगजिन एक बहुत बड़ा फायर अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर जलकर राख हो जाते हैं। इनका अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरी डंजन में ही आग लग जाती है और ये शील्ड की हेल्प से खुद को बचा लेते हैं। चलो अब सब लोग वापस चलते हैं। फिर ये सब लोग इस डंजन से बाहर निकलते हैं। अभी गेट बंद नहीं हुआ था। जिन्वो समझ आता है कि तहखाने के बॉस के अलावा सब कुछ तबाह हो गया। इसकी काबिलियत का अंदाजा मुझे उसी वक्त ही हो गया था। इसीलिए बोलते हैं कि हर किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिन्वो समझ जाता है कि इसने अपनी पूरी की पूरी टीम को ए रैंक गेट से सही सलामत बाहर निकाला है, जिससे पता चलता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी हमारा ध्यान जाता है हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर, जो इस मुल्क की नामी एस रैंक हंटर है। तभी ये गिल्ड मास्टर अपने आसपास कुछ खास महसूस करती है, पर इसकी कमजोरी है यार, इसे हंटर से गंदी बदबू आती है। और अब बाकी का काम माइनिंग टीम का होता है, जो डंजन के अंदर घुस जाते हैं और क्रिस्टल को बाहर निकालने लग जाते हैं। अब तो मेरी एक्साइटमेंट ए रैंक के बॉस से मिलने के लिए और भी ज्यादा बढ़ रही है। चल बे चिकने, रास्ता दे। यहीं पर जिन्वो इसको घूरता है, जिससे ये बंदा इतना डर जाता है कि वो कहता है बॉस आपको जहाँ दिल करे वहीं काम करें। जिन्वो काम पे लग जाता है। सब लोग इसको देख के हैरान हो रहे थे। बॉस ये आपको कहाँ से ई रैंक हंटर लगता है? इसकी बॉडी तो देखो जरा। बॉस कहता है ऊपर वाला जिन्वो जैसे लोगों को हमारी मदद के लिए भेजता है। और अब खाने का वक्त हो जाता है। जिन्वो कहता है कि आप सब खाना खाएं, मैं काम खत्म करके आ रहा हूँ। सब लोग खाने के लिए 1 घंटे की ब्रेक लेते हैं। यही सही वक्त
भागता है इस डंजन के बॉस से मिलने का। जिन्वू बॉस से मिलने के लिए उस गेट की तरफ चला जाता है। वो अपना वेपन बाहर निकलता है कि तभी यहाँ पर वाइस गिल्ड मास्टर आ जाती है। वो जिन्वू से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना। अगला पार्ट भी 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। माफ करना यार, डिवाइस लो होने की वजह से वीडियो लेट आ जाती है। अगला पार्ट भी जल्द आएगा।